बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अ फैमिली ऑफ आर्मी पर्सन्स। मेरे फैमिली में सर 16 लोग जो हैं वो आर्मी में हैं और मोस्टली डोगरा। कितना डिफरेंस पड़ता है अगर आप CDS FCAT के थ्रू जा रहे हो और जब आप डायरेक्ट एंट्री जा रहे हो, तो कितना डिफरेंस है उसमें? थिंग्स जिसमें तुम बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो और वो अच्छी हैं तुम्हारी ग्रोथ के लिए। फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लिया, मैं शूटिंग करता हूँ सर, मैं नेशनल प्लेयर हूँ शूटिंग में और मैं स्टेट सिल्वर मेडलिस्ट भी हूँ शूटिंग में। तो मैंने शूटिंग बनना आसान है पर जेंटलमैन बनना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल यस लगता सर, है। थोड़ा सा ज़्यादा। इसी कैंप हुआ था तो मैं साइबर सिक्योरिटी वाला इंजीनियर हूँ, तो मेरे को यहाँ के तहसीलदार सर और SDM सर ने बुलाया था लोगों को लिटरेट करने के लिए अबाउट साइबर फ्रॉड्स। तो मेरे को वो वहाँ जो को समझाएं, जो भी बच्चा Yes, sir. समझेगा, इसको ध्यान से सुनेगा इस इंटरव्यू को, तो काफ़ी हद तक कनेक्ट। सारी की सारी अटेम्प्ट करनी है, मतलब क्रोनोलॉजिकली सारी अटेम्प्ट। हाँ, सीक्वेंस बना रहना चाहिए, कुछ टूटना नहीं चाहिए। वरना सर मेरे से तो ये भी गलती हो गई थी कि 26 को 27 नंबर दे दिया, फिर आगे भी गलत चल रहा है, तो लास्ट में 26 फिर से लिख के आ गया। लेकिन वही है सर कि आपको क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है SRT में, क्वांटिटी पे नहीं करना है। बिल्कुल सही बात है। हेलो शिवम राणा, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका सिलेक्शन हो चुका है एंड फाइनली आपको एक मौका मिलेगा बहुत अच्छा देश के लिए सर्व करने का, और ये मौका बहुत खुशनसीब लोग होते हैं उन्हीं को मिल पाता है। तो हमारी पूरी टीम की तरफ से वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस शिवम। थैंक यू सो मच सर। सो कैसा फील हो रहा है अभी आपको? सर रिकमेंडेशन के बाद तो सबको हल्का हल्का ही महसूस होता है, मेरे को तो अल्ट्रा हल्का महसूस हो रहा है। लेकिन मतलब एक बार हो गए थे फिर तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। सेकंड टाइम इट वाज लाइक कि अब अफर्मेटिव हो गया, कंफर्म हो गया कि हाँ अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, मैंने जैसा यस कि आपका मतलब एक प्रॉपर मैं आपका बायोडाटा पढ़ रहा था, मैंने नोटिस किया कि आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो भी आर्मी में थे, आफ्टर दैट योर फादर एंड नाउ यस यू। सर। तो एक कहीं ना यस कहीं सर। फैमिली लेगेसी होती है, कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन कहीं ना कहीं यस फैमिली सर। से मिल रहा था। बट यस सर। आपने ऑलरेडी बीटेक कर रखा यस सर। है ना? तो एक सबसे पहले तो एक छोटी सी शुरुआत हम जानना चाहते हैं, कैसे ये शुरुआत हुई, आपने आर्मी के बारे में क्यों सोचा? ऑलरेडी इतनी अच्छी एजुकेशन है, सब कुछ है आपके पास, बहुत सारी मौके थे। बीटेक करने के बाद लोगों को प्राइवेट जॉब में बहुत अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं यस और सर। भी कई सारी जॉब्स के ऑप्शन होते हैं। बट वाई आर्मी? कौन सा ऐसा टर्न पॉइंट था? फैमिली तो नो डाउट एक मोटिवेशन था ही, पर फिर भी आपकी लाइफ में यस ऐसा सर कोई पॉइंट डेफिनेटली। आया? यस सर डेफिनेटली सर, फैमिली तो था ही, बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अ फैमिली ऑफ आर्मी पर्सन्स। मेरे फैमिली में सर 16 लोग जो हैं वो आर्मी में हैं और मोस्टली डोगरा रेजिमेंट में। माय ग्रैंडफादर वाज इन 5th डोगरा, ही रिटायर्ड एज ए ऑनररी कैप्टन। माय फादर 5th डोगरा, रिटायर्ड हवलदार। तो सर उनको देख के तो बड़ा हुआ ही हूँ। बट सर एक बहुत बड़ा जो फैक्टर रहा है, इवन माय ग्रैंडफादर, मेरे फादर, जितने भी लोग मेरे फैमिली में हैं, दे ऑल ज्वाइंड एज अ सिपाही, वो सब भर्ती हुए थे उसमें। एंड सर माय फादर ऑलवेज वांटेड कि हमें एक ऑफिसर चाहिए आर्मी में और वो तू करेगा, क्योंकि सर एट दैट टाइम उनकी फाइनेंशियल कंडीशन और उस कंडीशन के हिसाब से व्हाट दे हैव डिड इज बेस्ट जो वो कर सकते थे। बट अभी तो उन्होंने मेरे को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, उन्होंने तो मेरे को किसी चीज़ में कमी नहीं छोड़ी। तो देवर लाइक कि ऑफिसर तू बनेगा हमारे लिए, तो इसीलिए सर वहीं से एक रहा मोटिवेशन। और उसके अलावा सर आर्मी इज़ सो मच थ्रिलिंग, एडवेंचर, सब कुछ है उसमें, एक फुल पैकेज देती है आपको, तो मैं मिस आउट कर नहीं सकता था उसे ज़रा भी। एग्जैक्टली वो कहीं ना कहीं एक मतलब लोगों को लगता है कि हाँ एक अच्छी जॉब है, एक जॉब सिक्योरिटी भी हो सकता है, लोगों को लगे, लोगों को कहीं ना कहीं यस सर मतलब डेफिनेटली। सैलरी लगती है, लोगों को एक कहीं ना कहीं एक रॉयल लाइफ लगती है। बट उस रॉयल लाइफ को ना अगर सही मायने में देखा जाए तो वो जो एडवेंचर उसमें है ना, लोग एक्चुअली में उसके यस लिए सर। ज्वाइन करना चाहते हैं आर्मी। एंड नो डाउट उस यस सर। एडवेंचर के साथ साथ कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। एज अ ऑफिसर सर जब आप एक्चुअली जाते मैं हो तो डिसाइड ही नहीं एग्जैक्टली यस सर मैं एक्चुअली मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था मुझे करना क्या है। बचपन से एक तो ऐसा लगता था, कभी सोचता था माउंटेनियर बन जाऊं, कभी सोचता था जंप्स लगाऊंगा, स्काई डाइविंग करूंगा। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करता हूं जिसमें मेरे फाइनेंसेस कोई और देखे और मैं ये सब कर भी सकूं। तो मैंने कहा वाह यार, आर्मी इज टू गुड। हाँ बिल्कुल सही बात है, आपको सब कुछ मिल रहा है करने के लिए। एंड यस सर। इनिशियल इसकी जो शुरुआत होती है वो कहीं ना कहीं एकेडमी से ही हो जाती है, क्योंकि वहीं पर सबसे पहले आपको शुरुआत करवाई जाती है छोटे छोटे टास्क से। यस सर। ठीक है, तो यस रियली सर। मतलब ये बहुत अच्छी बात है आपने ये चीज़ सोची। बट इसमें ना बहुत यस सारी सर। चीज़ें थी, देखो हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ हडल्स होते हैं। एंड यू ऑलरेडी यस सर। टोल्ड अस कि आप एक SSB मेंटोर रह चुके हो और कहीं ना कहीं आज भी यस आप सर। गाइड कर रहे हो लोगों को। तो यस एक सर। लीडरशिप क्वालिटी तो आपने कहीं ना कहीं पहले से दिखा दी कि हाँ सर मेरे अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी है, मैं लोगों को साथ लेकर चलना चाहता हूँ। केवल मेरा सिलेक्शन राइट नहीं है, सर। मेरे जैसे और लोगों का भी सिलेक्शन ज़रूरी है। तो यस ऐसा सर। क्या कारण था कि आपने सोचा कि चलो ठीक है मैं तो SSB कर ही रहा हूँ, मैं बाकी लोगों को भी गाइड करूँ? ऐसा क्यों?
सर मैं जब गांधीनगर गया था 3 FSB अपने एफएसबी के लिए, तो उसमें जब मेरे को रिकमेंडेशन मिला पहला, तो उसके बाद मेरे साथ मेरी 5 दिन में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी जो वहाँ पे ऑलरेडी मेरे साथ थे। एंड सर उनको वो उस टाइम जो कॉन्फ्रेंस आउट हुए, बिलीव मी सर, मेरे रिकमेंडेशन के खुशी से ज़्यादा तो मेरे को उनका दुख हुआ कि ये कॉन्फ्रेंस आउट क्यों हो गए। मतलब एक दो तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि इनका हो सकता है, देर आर सम थिंग्स शायद मैं जहाँ पे उनकी हेल्प कर पाऊँ और ये बडीज़ मेरे को आगे जाके मेरे साथ ही मिल जाएं। तो सर मैंने वहाँ से देखा कि आसपास ही पहले तो अपने दोस्तों की हेल्प करना, लाइक पहले तो उन्होंने ही पूछा। एंड एक एक ने मेरे से थोड़ा साइक का पूछा था, एंड आई टोल्ड हिम कि बड़ी ऐसे ऐसी गलती है, ऑब्जर्वेशनल स्किल्स की थोड़ी गलती है, तुम कर लोगे। एंड सर ही गोट रिकमेंडेड। तो आई थॉट कि फ्लेयर तो है थोड़ा इसमें, कर सकते हैं। और इसीलिए सर जैसे जैसे मैं हेल्प करता रहा, जो जो मेरे से गाइडेंस मांगता था मैं उनकी हेल्प करता रहता था, विद दैट ओनली सर। तो वैसे स्टार्ट हो गया था ग्रेट। ये। तो एज अ मेंटोर अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई भी पर्सन अगर आपके पास आ रहा है, कोई भी एस्पिरेंट अगर आपके पास आ रहा है और वो कह रहा है कि मुझे ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ डेवलप करनी है अपने अंदर, तो आप सबसे पहली यस सर। कोई ऑफिसर लाइक क्वालिटी अगर बोलोगे तो कौन सी डेवलप करनी चाहिए पर्सन को? डिसिप्लिन सर, फॉर डिसिप्लिन। श्योर डिसिप्लिन। एंड वाई यस सर। डिसिप्लिन? सर डिसिप्लिन सब कुछ ले आता है, डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी लाता है, डिसिप्लिन ऑब्जर्वेशन है सर। अगर डेली 5 बजे उठोगे, डेली दौड़ने जाओगे, मसल्स बनेंगे तुम्हारे, तुम्हारी रनिंग भी अच्छी होगी, तुम्हारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी। डिसिप्लिन तुम्हें सक्सेस भी देगा, तुम जीतोगे भी अगर कोई दौड़ का कंपटीशन कर रहे हो। तो डिसिप्लिन एक ओवरऑल पैकेज है, सोचने में तो एक छोटी सी टर्म है, बट ये सारी चीज़ें ला रही है। डूइंग थिंग्स अगेन एंड अगेन डेली, जो तुम्हारा करने का नहीं मन करता है, सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो करने में, लेकिन वो सही है तुम्हें पता है, तो डिसिप्लिन इज आई थिंक फॉरमोस्ट। और एक चीज़ का और भी असर पड़ता है, जब आप डिसिप्लिन में रहना शुरू करते हो और डिसिप्लिन में चलना शुरू कर देते हो, चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर देते हो, तो कहीं ना कहीं आप साइकोलॉजिकली खुद से जीत जाते हो। जो आपने के अंदर कमियां होती यस हैं सर। ना कहीं उनसे आप ओवरकम कर जाते हो। एंड बिल्कुल सही यस बात सर। है, यस सर। डिसिप्लिन सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। एंड कहीं ना कहीं मेरे माइंड में भी वही चीज़ थी। अच्छा, आपके मल्टीपल एसएसबी के एक्सपीरियंस रहे हैं, ठीक है? यस सर। तो एक चीज़ मुझे जाननी है जो हर बच्चा कहीं ना कहीं जानना चाहता है, ज़्यादातर बीटेक वाले बच्चे भी ये चीज़ सोचते होंगे, जिन्होंने टेक्निकल डिग्री के थ्रू जाने की सोचते होंगे। तो वो चीज़ ये है यस कि सर। कितना डिफरेंस पड़ता है अगर आप सी डी एस एफ कैट के थ्रू जा रहे हो और जब आप डायरेक्ट एंट्री जा रहे हो, तो कितना डिफरेंस है उसमें? सर सबसे पहला डिफरेंस तो बहुत जल्दी विजिबल हो जाता है, क्राउड का। डायरेक्ट एंट्रीज में बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, तुम जब रिपोर्ट करोगे, लेकिन सीडीएस क्राउड बहुत कम रहता है, कभी कभी तो 50-60 की रिपोर्टिंग रहती है। लेकिन डायरेक्ट एंट्रीज में जाओगे 200 300, 12th के बाद वाली जाओगे तो 350 की रिपोर्टिंग। तो साइकोलॉजिकली बंदा तो वहीं रेशो गिनने बैठ जाता कि अरे 300 आए हैं, 30 स्क्रीन इन होंगे, 10% का रेशो है, शायद एक को भी कॉन्फ्रेंस इन ना करे। तो पहला तो वहीं फ़र्क पड़ जाता है। दूसरा सर, मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने एसएसबी में फील करा है, कुछ एज सच बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्हें वहाँ भी ऑफिसर चाहिए, यहाँ भी ऑफिसर चाहिए। डायरेक्ट एंट्री में एक चीज़ होती है कि उन्हें तुम्हारा कैलिबर अच्छे से नहीं पता। अब तुम सीडीएस या एफकैट करके जा रहे हो, एनडी करके जा रहे हो, वो जानते हैं कि तुमने पढ़ाई करी है, तुम कंसिस्टेंट थे ऑलरेडी, तो कुछ क्वालिटीज़ तुम्हारी तुम्हें वो ऑलरेडी टिक मार देंगे कि हाँ ठीक है, तभी इसने रिटर्न निकाला और यहाँ पे। बट डायरेक्ट एंट्री में उन्हें सब कुछ वहीं कंफर्म करना है कि पढ़ता भी है कि वैसे ही मार्क्स आ गए, और आगे 75% मार्क्स लेके यहाँ पे, तो वही रहता है सर। तो कहीं ना कहीं अगर कोई पर्सन डायरेक्ट एंट्री के थ्रू जा रहा है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो आपका यूनिवर्सिटी एंट्री हो, चाहे वो आपका एनसीसी हो, आपको अपने यस आप सर। को मेंटली फिजिकली हर तरीके से तैयार तो करना ही पड़ेगा। एंड कहीं यस ना सर, कहीं क्योंकि एसएसबी आपसे जज करेगा कि यार नॉलेज क्या है इसकी, क्योंकि डायरेक्ट एंट्री से यस आ रहे हैं सर। तो क्या पता कैसी नॉलेज है। यस सर, क्योंकि जो मेरिट बननी है वो प्रॉपर एसएसबी के मार्क्स पे बननी है। रिटर्न एंट्रीज में रिटर्न के मार्क्स भी जुड़ेंगे तो बाद में मेरिट में भी हेल्प करेगा। तो तुम्हारी पर्सनैलिटी तो वेल ग्रूम्ड होनी चाहिए डायरेक्ट एंट्रीज के लिए, क्योंकि वहाँ पे तो कट एज कॉम्पिटिशन है बिल्कुल ना। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाँ ठीक है, ये चीज़ तो चलो ठीक है, आपने बहुत अच्छी बताई कि बच्चे को कहीं ना कहीं अगर पढ़ाई नहीं कर रहा है, डायरेक्ट एंट्री के थ्रू जा रहा है, तो अपने आप को कहीं ना कहीं तो तैयार करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऑफिसर यस तो सर। वहाँ पर भी चाहिए और वहाँ पर भी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। एंड वो यस सर। क्वालिटीज़ आपको अपने अंदर कहीं ना कहीं बनानी पड़ेंगी। अगर कुछ कमियां रह जाती है तो एकेडमी में जाकर वो कमियां कहीं ना कहीं फुलफिल कर दी जाती हैं, कहीं यस ना सर। कहीं आपके अंदर डाल दिया जाता है कि भाई चलो ये क्वालिटी एक कम है, हम एडजस्ट कर लेंगे। पर ऐसा नहीं हो सकता कि आपके साथ इतना ज़्यादा मतलब क्या कि कमियां देखते हुए भी आपको वो किया जाए, बिल्कुल नहीं हो बहुत सकता। लीनियंट नहीं होंगे। यस सर। एग्जैक्टली यस सर। बिल्कुल नहीं हो बहुत सकता वो। लीनियंट। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, कुछ चीज़ें और भी जानना चाहूँगा मैं आपसे। जैसे सबसे पहले, क्योंकि आपने लगातार एसएसबी दिए हैं, ठीक है? यस एंड सर। इतने एसएसबी देने के बाद जब आपने पहला एसएसबी दिया, आप नहीं हुए रिकमेंड, आप कभी स्क्रीनिंग आउट हुए होगे, कभी आप मेरिट आउट हुए होगे, तो
वो जो एक्सपीरियंस थे, क्योंकि कभी हमको ये नहीं पता चलता कि यार मेरे अंदर कमी क्या है, यस हमें कभी भी ये नहीं पता चलता कि यार हमारे अंदर कौन सी कमी थी जिसकी वजह से हम रिजेक्ट हो गए, हम नहीं हो पाए। बट आपने कैसे वो राइट फिगर आउट किया? क्योंकि हर बच्चे को अंदर ये होता है कि सर मैं पहली बार गया मुझे पता नहीं था, मैं नहीं हो पाया, सेकंड टाइम गया सर मेरा नहीं हो पाया, पर मुझे सर कमी नहीं पता चल पा रही, मैं कैसे पता करूं वो कमी? तो आपने कैसे इस चीज़ को फाइंड आउट किया कि यार मैं जब 3-4 बार एसएसबी दे चुका हूँ एंड उसके बाद मेरा नहीं हुआ, अब हुआ, तो उसमें कहाँ से आपने डिफाइन किया कि यार ये कमियां मेरी रही होंगी? कैसे आपने आइडेंटिफाई किया उन कमियों को? सर, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा परेशान करता है एसएसबी एग्जैक्टली, एस्पिरेंट्स को हर कि एस्पिरेंट को परेशान करता है। कोई सिलेबस भी नहीं है, कोई मार्क्स भी नहीं दिए, बस बाहर कर दिया, पता नहीं क्यों किया। और सर मेरा भी यही क्वेश्चन था जब मैं फर्स्ट टाइम गया था। आई गॉट स्क्रीन्ड आउट और मैं इतनी बुरी तरह, मतलब मेंटली तो मैं थ्रैश हो गया था कि शिवम तू तो कुछ भी नहीं है। आई वॉज जस्ट अ चाइल्ड इन ए कैंडी स्टोर जो देख रहा हूँ। इट वॉज इन 2020, अक्टूबर 2020, और मैं देख रहा हूँ बेंगलोर में जाके कि अरे बच्चे कितने तेज है, कितना कुछ कर रहे हैं। बाहर आया एंड आई वॉज लाइक कि बाहर क्यों हुआ। तो सर उस टाइम पे मेरे पास 4 साल थे अभी, कि ठीक है अभी ये सारे अटेम्प्ट्स पूरे हो रहे हैं 12th के बाद वाले एंट्रीज के, तो अब मेरे पास 4 साल हैं जब तक मैं डिग्री करता हूँ और फिर मैं टेक्निकल CDS FCAT ट्राई कर सकता हूँ। तो तब तक मेरे को अपने आप को ग्रूम करना है। तो सर मैंने एक चीज़ फिगर आउट करी कि स्टार्ट डूइंग द थिंग्स जिसमें तुम बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो और वो अच्छी हैं तुम्हारी ग्रोथ के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं सर स्टेज फेयर था मेरे को बहुत ज़्यादा, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी रहती थी मेरे को बहुत ज़्यादा, और मेरे को स्पोर्ट्स से बहुत डर लगता था। मैंने तीनों चीज़ें इकट्ठी पकड़ ली सर। आफ्टर 12th मैंने स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लिया। मैं शूटिंग करता हूँ सर, मैं नेशनल प्लेयर हूँ शूटिंग में और मैं स्टेट सिल्वर मेडलिस्ट भी हूँ शूटिंग में। तो मैंने शूटिंग पकड़ ली और 1 साल तक प्रॉपर शूटिंग की प्रैक्टिस करी। और जब मेरे को परफॉर्म करना होता था बड़ी बड़ी रेंजेस पे जाके, शूटिंग रेंजेस पे, जैसे करनी सिंह रेंज हो गई जो नेशनल लेवल रेंज है, वहाँ पे जाके मेरे को बहुत परफॉर्मेंस प्रेशर आने लगा। तो अब मेरे को खुद ही पता लग रहा है कि मेरे अंदर ये कमी है, परफॉर्मेंस की कमी है, मेरे अंदर एंग्जाइटी आती है, नर्वसनेस आती है। तो सर वो माइन्यूट माइन्यूट चीज़ों को अपनी डेली लाइफ से पकड़ना चाहिए आदमी को। जैसे कोई अनकंफर्टेबल है पढ़ने में तो उसे पढ़ना चाहिए, उसे देखना चाहिए, हार्डवर्क करके उस चीज़ में रिजल्ट लाना चाहिए। वो डर खत्म हो गया तो 4-5 चीज़ें तो ऐसे साइड हो जाती हैं। तो मैंने स्पोर्ट्स में भी 2-3 साल से, पहले 2 साल तो आई डेंट इवन क्वालिफाई फॉर प्री नेशनल्स, बट नेक्स्ट ईयर सर मैं स्टेट में मेडल ले आया, यूनिवर्सिटी टीम, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी, नेशनल्स खेले, प्री नेशनल खेले, तो बहुत अच्छा रहा वैसे करके। तो कहीं ना कहीं मैंने वही चीज़ें करना शुरू करी जिन चीज़ों से मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता था, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल था। और हार्ड वर्क से तो सर मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल था ना। राइट नाउ आई कैन से कि हाँ मैं थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल हूँ। कोई बात नहीं, जब आप एकेडमी में पहुंचोगे तो आप काफ़ी कंफर्टेबल हो चुके होगे हार्ड वर्क के साथ भी। यस सर। ग्रेट। अच्छा, आपने मुझे बताया था कि आपने एफकेट भी क्लियर किया है यस सर। एंड उसका भी कहीं ना कहीं अभी रिजल्ट वेटेड है, आपने बोला कि वो भी जहाँ तक हो ही जाएगा। तो पहली चॉइस क्या यस रहेगी, आर्मी या एयरफोर्स? सर, वैसे आर्मी में भी यही पूछा था सर ने कि तुम्हें CAPF भी मिलेगा, एयरफोर्स का भी मिल रहा है और आर्मी भी मिल रहा है, और बोला मैं तुम्हें अभी आर्मी के लिए सिलेक्ट कर दूं, तुम एयरफोर्स छोड़ के आर्मी आओगे? तो मैंने कहा था सर कि मैं आ जाऊंगा अगर मेरे को एविएशन कोर में जाने का मौका मिला, पर आपको पता है टेक्निकल एंट्री से इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो सर कहते क्या? मैंने कहा सर जिसका रिजल्ट पहले आ जाएगा मैं वहाँ ज्वाइन कर लूँगा, जो मेरे को खुले हाथों से ले लेगा मैं वहाँ चला जाऊँगा, लेकिन प्रायोरिटी एयरफोर्स रहेगी। वहाँ तो नहीं बोल सकता था सर इंटरव्यू में कि आर्मी के इंटरव्यू में गया हूँ, मैं कह रहा हूँ मैंने यहाँ आना ही नहीं है, मैं तो एयरफोर्स ही जाऊँगा। वहाँ तो मैंने ऐसे बोला कि सर मेरे लिए ऑप्शंस दोनों खुले हैं और मेरे सारे आर्मी में ही थे फैमिली वाले, तो मैं आर्मी जाऊँगा, लेकिन सर दिल से बोलूँ तो एयरफोर्स फ्लाइंग इज़ टू मच गुड सर। ग्रेट। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक चीज़ यस और सर। भी मैं जानना चाहता हूँ, अगर आप एसएसबी के लेकर हम लोग बात करते हैं तो कहीं ना कहीं डिफेंस नॉलेज तो मैटर करती है, आपकी OLQ यस सर। जो होते हैं ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ वो भी कहीं ना कहीं मैटर करती है। आपने किस तरीके से मैनेज किया? क्योंकि कहीं ना कहीं आप रिटन एग्जाम्स भी दे रहे थे, आप CDS या FCAT यस का सर। एग्ज़ाम भी दे रहे हो, आप साथ में अपनी जो टेक्निकल एंट्रीज हैं उसके लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपने यस सर। किस तरीके से टाइम मैनेज किया? आप सबसे पहले ये बताइए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कॉलेज से बाहर निकले हो या फिर यस सर। फाइनल ईयर में हो, ठीक है, तो आपका भी वो चल रहा है, फाइनल सेमेस्टर है, मुझे कहीं ना कहीं इंटर्नशिप के लिए यस भी सर। जाना पड़ेगा, एक एक्सपीरियंस भी चाहिए, यस सर। कहीं अगर प्राइवेट जॉब ज्वाइन करनी पड़ी तो वो भी एक ऑप्शन देखना पड़ेगा, एंड साथ में आप यस तैयारी करें और ये सब चीज़ें करें, तो कैसे टाइम मैनेज किया? क्योंकि हर एस्पिरेंट ये जानना चाहेगा टाइम मैनेज कैसे किया है, तो प्लीज़ वो बताओ सबसे पहले। यस सर। सर टाइम के लिए मैंने सबसे पहले प्रायोरिटाइज किया कि मेरे को क्या करना है।
प्रायोरिटाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी। तो जैसे कॉलेज के फाइनल ईयर में आपने कहा प्लेसमेंट का भी हो जाता है, एज ए बीटेक गाय इंटर्नशिप का भी हो जाता है। तो सर मैंने 2-3 कंपनीज के HR राउंड तक गया एंड मेरे को वहाँ जाके रियलाइज़ हुआ कि मैं कर क्या रहा हूँ, मेरे को ये तो करना ही नहीं है। तो मैंने प्लेसमेंट को कर दिया स्किप कि अब मैं नहीं बैठ रहा। मेरे रूममेट सब पढ़ रहे थे C++, जावा, और मैं इधर बैठ के एप्टीट्यूड कर रहा था। तो वो तो था। तो सर मैंने सबसे पहले तो प्रायोरिटाइज किया मुझे करना है क्या, क्योंकि 2 नावों पे सवार होना तो बहुत ज़्यादा ये हो जाता है सर, ट्रबल मेकिंग हो जाता है। तो मैंने सर अपने लिए एक तो मैंने कॉलेज के एग्ज़ाम्स मेरे को अच्छे से देने थे ताकि टेक्निकल एंट्री में मेरे को अच्छी CGPA आए। तो मैंने कॉलेज के एग्ज़ाम्स के लिए टाइम रखा, और कॉलेज के एग्ज़ाम्स बहुत मुश्किल नहीं होते हैं। बीटेक वालों को पता होगा कि 1 हफ्ता पहले बैठो तो अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, असाइनमेंट्स पूरी करते रहना होता है। उसके अलावा सर मैंने दूसरी प्रायोरिटी रखी थी कि मेरे को शूटिंग करनी है, स्पोर्ट्स करना है। तो मेरा डेली का 4 to 5 आवर्स वहाँ भी जाते थे, और उसके बाद 2 से 3 घंटे इनफ होते हैं एप्टीट्यूड, GS, मैथ सब कुछ पढ़ने के लिए। तो मैं वहाँ पे तो मैंने अपने आप को 3 चीज़ों में प्रायोरिटाइज कर लिया था। दिन को बांट दिया था सर। दिन सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो जाता था और शाम को 11 बजे ही खत्म होना होता था। लाइक 6 बजे स्टार्ट होकर सुबह 2 घंटे पढ़ लो, उसके बाद कॉलेज जाओ, 4 बजे कॉलेज से आए शूटिंग रेंज भाग जाओ सीधे, शूटिंग रेंज से आए 8 बजे तक पैदल आ जाओ, तुम्हारी वॉकिंग भी हो गई, स्टेप्स भी पूरे हो गए। 8 बजे वापस आओ, खाना खाओ, थोड़ी देर दोस्तों के साथ घूमो फिरो, 10 से 11 फिर से पढ़ लो, और फिर आराम से सो जाओ। बहुत हेक्टिक है भी नहीं सर, 1 साल का प्रोसेस रहेगा, प्रायोरिटाइज कर लिया, सारी चीज़ें आराम से हो जाता है। और बस वही है सर, इससे ज़्यादा तो कुछ किया नहीं। काफ़ी हद तक डिसिप्लिन लाइफ के साथ जी रहे थे। यस सर, डिसिप्लिन्ड बट हैप्पी। ग्रेट। मतलब मैं कई यस बार सर। जैसे कई एस्पिरेंट्स होते हैं जब वो तैयारी कर रहे होते हैं तो वो कह रहे हैं सर हम लोग ना टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते। तो मैंने कहा क्या ज़रूरत है तुम्हें टाइम टेबल, और ऐसा स्ट्रिक्ट टाइम टेबल क्यों बना रहे हो कि मुझे 10:30 बजे बंद करना है तो करना है, क्या पता उस दिन तुम्हारा यस सर, मन 11 बजे हैप्पीनेस ही तक चली पढ़ने का गई। करे। यस सर। तो मैंने हर किसी को ये बोलता हूँ कि आप डिसाइड करो कि आपको 2 घंटे पढ़ना है, वो 2 घंटे कौन से हैं वो आपके ऊपर है, जब आपका मन खुश हो उस टाइम पर बैठ के पढ़ो। सर मैं तो खुद जो मेरे से हेल्प मांगते हैं स्टूडेंट्स, उन्हें यही बोलता हूँ कि थोड़ा भारत के संविधान की तरह बनो, रिजिड बट फ्लेक्सिबल। सही बात है, बिल्कुल सही, परफेक्ट एग्जांपल है। अमेंडमेंट्स हो भी सकती हैं लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं करनी है। बिल्कुल सही बात है। यस सर। ग्रेट। अच्छा, अब एसएसबी को लेकर हम लोग कुछ मतलब कुछ चीज़ें हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा जाननी होती हैं। अब आप रिकमेंड हो यस चुके सर। हो, फाइनली अब आपको आगे पहुंचना है एकेडमी में। तो कुछ चीज़ें जो एसएसबी को लेकर आती हैं, जैसे 2 स्टेजेस में एसएसबी होता है। उन 2 स्टेजेस यस में सर। फर्स्ट डे जो स्टेज होती है उसमें आपको पता ही है कि नॉर्मल आपका जो रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, एंड आफ्टर दैट फिर आपका एक नॉर्मल पिक्चर परसेप्शन होता है, पीपीडीटी होता है, एंड सेकंड डे जो होता है यस फिर सर। वो आपका कंप्लीट एसएसबी का पार्ट शुरू होता है। एक्चुअल में देखा जाए तो वही एक सिलेक्शन वाला पार्ट है। बट कई बच्चों को ये दिक्कत होती है कि सर फर्स्ट डे वो इतना टफ है सर, 90% बच्चा रिजेक्ट हो रहा है सर। हमने तो देखा हमारे बैच में केवल 4-5 लोग सेलेक्ट हुए। तो उस चीज़ को आपने यस सर। कैसे मतलब टैकल किया कि आखिर वो फर्स्ट डे कैसे सेलेक्ट हुआ जाए? कई बच्चों का ये सवाल होता है। फिर हम सेकंड स्टेज पे यस पहुंचेंगे, सर। पर ये पहला दिन वो कैसे आखिर गुजारा जाए वहाँ पर? यस सर, ये बहुत सर, स्क्रीनिंग सर सबसे ज़्यादा बड़ा गोस्ट है बच्चों का, क्योंकि स्क्रीन आउट होके बच्चों को कुछ समझ नहीं आता है। 1800 किलोमीटर की फ़्लाइट करके आते हैं और फिर वहीं उसी दिन वापस चले जाते हैं। तो सर स्क्रीनिंग का मेरा भी ऐसा रहा, पहले 3 एसएसबी अटेम्प्ट्स मेरे इनिशियली स्क्रीन आउट रहे। पहले 3 स्क्रीन आउट रहे और उसके बाद दोनों रिकमेंडेशन में तब्दील हुए। तो सर मेरा भी ऐसा ही था कि मेरे को पता ही नहीं लग रहा मैं स्क्रीन आउट क्यों हो रहा हूँ। तो उस टाइम पे सर मैंने एक चीज़ जानी कि शायद मैं पहले दिन इतने सारे लोगों के बीच स्टैंड आउट नहीं कर पा रहा हूँ। अब स्टैंड आउट का मतलब ये नहीं था कि मतलब जैसे सर बाकी 4 दिन तो आप थोड़ा थोड़ा करो तो हो जाता है क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा नहीं है, बट पहले दिन आपको अपना स्टैंड हर जगह हर पॉइंट पे लेना पड़ता है। पहले दिन अगर आप OIR टेस्ट दे रहे हैं तो OIR टेस्ट में आपको बहुत अच्छा होना पड़ेगा। आपको 50 में से 45 प्लस या 40 प्लस तो एटलीस्ट मार्क्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो 300 बच्चा आया वो भी एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस करके आया, वो सब 40 प्लस मार्क्स ले रहे हैं, 40 से नीचे कोई नहीं ले रहा है। तो पहले दिन आपको OIR में तो बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। उसके बाद सर मैंने PPDT में मैं कुछ गलतियाँ कर रहा था, स्टोरी राइटिंग में कुछ गलतियाँ होती हैं बच्चों से, शुरू में पता ही नहीं लगता लिखनी कैसे है स्टोरी। पिक्चर के ऊपर लिखना है कि पिक्चर को डिस्क्राइब करना है कि पिक्चर के अराउंड स्टोरी बनानी है, बच्चों को वही समझ नहीं आता है। तो मैंने अपनी स्टोरी राइटिंग को थोड़ा सुधारा, उसे रियल लाइफ से जोड़ा, रियल लाइफ इवेंट से जो मैं कर चुका हूँ या मैं करना चाहता हूँ। क्योंकि सर साइकोलॉजी का क्या है, आप कभी भी वो चीज़ें नहीं लिख सकते जो आपने देखी ना हो, सुनी ना हो, इमेजिन ना की हो, या फिर आपने खुद ना करी हो। ये 4 ही चीज़ें होती है, वरना आप कहीं से लिख ही नहीं सकते। और सर इसमें उससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है नरेशन का।
ग्रुप डिस्कशन में हर कोई बोलता है जो वहाँ पे स्क्रीन इन होने आया है, वो अपनी आवाज़ उठाते भी हैं, कुछ भी बोलते हैं, लेकिन आपकी नरेशन जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको अपना स्पीच कंट्रोल करने आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कहाँ पे पोज लेना है, मैंने क्या बोला है, कहीं पे मैं कुछ भूल ना जाऊँ, तो उस चीज़ की भी प्रैक्टिस करनी होती है। तो सर ये सारी चीज़ों का अकमलेटिव आता है कि ऐसा नहीं कि एक OIR में परफॉर्म हो गया, नरेशन अलग से, GD अलग से, नहीं, सब में आपको अच्छा अच्छा करना पड़ेगा। और स्क्रीनिंग का तो सर यही मंत्र है, खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए अपना स्टैंड लेना पड़ेगा, GD में ज़ोर से बोलना पड़ेगा, अपने लिए थोड़ा सा करना ही पड़ेगा, आपको ही मार्केट बनाना पड़ेगा, वहाँ पे थोड़ा अपने आप को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई बंदा ऑलरेडी 150% वॉल्यूम पे बोल रहा है तो आपको भी 150 तक जाना पड़ेगा, वरना आपकी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, बट इन ए गुड वे। एवरीथिंग इज इन अ गुड वे, एक सेंस होनी चाहिए, जेंटलमैन एटिकेट्स होने चाहिए। बाकी तो सर यही मैंने चीज़ करी थी। मैं पहले 3 अटेम्प्ट्स काफ़ी शांत शांत सा रह रहा था स्क्रीनिंग में। आई वॉज लाइक कि ठीक है, प्रॉपर ही जेंटलमैन बन जा रहा हूँ, कोई बोल रहा है उसे बोलने दे रहा हूँ, थोड़ा अपना स्टैंड लेना सीखना पड़ा सर। बिल्कुल सही बात है। एंड ऑफिसर यस बनना सर। आसान है, पर जेंटलमैन बनना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल यस लगता है। सर, थोड़ा सा तो ज़्यादा और मुश्किल यही है। रीज़न है कि जब भी हम एकेडमी में जाते हैं तो हम लोगों को सबसे पहले GC ही बोला जाता है। जी सी। दे नेवर कॉल अ ऑफिसर, दे ऑलवेज कॉल अ GC, जेंटलमैन कैडेट। यस सर, तो वो रीज़न जेंटलमैन यही है क्योंकि कैडेट्स। जेंटलमैन कैडेट का जो मतलब एक तरह से बोला जाए कि जो क्वालिटीज़ होती हैं वो डेवलप करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वही आपका करेक्टर राइट होता है। सर। एंड अगर करेक्टर और जेंटलमैन कैडेट वाली अगर क्वालिटीज़ आ गई तो ऑफिसर आप अपने आप ही बन जाते हो। बिल्कुल सही बात यस है। सर। खैर, नेक्स्ट डे जब आपका हो जाता है फाइनली, अब आपका सेकंड स्टेज आता है जहाँ पे आपके पास G2 टास्क है, आपके पास टेट है, लेक्चरेट है, ठीक है, आपके पास यस सर। ऑब्स्टिकल्स हैं, सब कुछ है आपके पास, एंड लास्ट में आपका फाइनली इंटरव्यू एंड आपका कॉन्फ्रेंस होता है। तो अब अगर इन स्टेजेस के बारे में बात करें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम लोग TAT के बारे में बात करें, टैट या कुछ लोग टैट बोलते हैं, तो उसको किस तरीके से आपने ऑब्जर्व किया, उसकी तैयारी कैसे की, क्योंकि वो एक बड़ा डिफिकल्ट पार्ट है। कहीं ना कहीं यस साइकोलॉजिकली सर। बच्चों को बहुत दिक्कत होती है कि सर एक PPT लिखने में तो सर हालत ख़राब हुई सर, हमें सर वहाँ पर इतना सोचना पड़ रहा है, वहाँ पर सर 12। उन्हीं 10-12 लाइनों के अंदर पूरी स्टोरी को यस सर। समराइज़ करना है, उसको एकदम कंक्लूजन तक पहुँचाना है, रिजल्ट शुड बी पॉजिटिव, वो सारी चीज़ें माइंड में आती हैं। पर यहाँ पे सर यस सर। 11 स्टोरीज लिखनी है, कैसे मैनेज करें सर इस चीज़ को? यस तो सर। सर आपने कैसे पहले किया तो मेरे शिवम? को भी लग रहा था। यस सर, पहले तो सर मेरे को भी लगता था जब मैं स्क्रीन आउट हो रहा था कि शायद मैं स्टोरीज में कुछ गलत लिख रहा हूँ, पर आज जब मैं बड़ी पिक्चर देख पाता हूँ, क्योंकि एक साल में मेरे, उसी पिछले साल में मेरे 2 स्क्रीन आउट्स भी हैं, 2 रिकमेंडेशन भी हैं, तो मतलब कुछ खास फर्क पर्सनैलिटी में तो थोड़ा बहुत आया होगा, बट कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, माइन्यूट चीज़ें जो मैंने अपनी राइटिंग में सुधारी होंगी या फिर अपनी प्रेजेंटेशन में सुधारी होंगी, क्योंकि हूँ तो मैं वही शिवम, एक साल में कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया होगा, लेकिन प्रेजेंटेशन बेटर हुई होगी। तो सर टैट के लिए पहली चीज़ तो मैंने सीखी कि स्टोरी तुम्हारी ऑथेंटिसिटी थोड़ी लानी चाहिए, प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे भी और तुम्हारी रियल लाइफ से भी कनेक्टेड हो। फॉर एग्जांपल, मैं अगर एक एग्जांपल दूं, तो जब भी मैं कोई पिक्चर देखता था वहाँ पे कि एक बंदा खड़ा होकर क्राउड को कुछ बोल रहा है, तो मैं उसमें 4-5 चीज़ें इमेजिन कर पाता था। जैसे मैं अभी टीचर हूँ तो मैं टीचिंग के बारे में इमेजिन कर पाता था, या फिर एक बड़ी अच्छी, हमारे यहाँ पे डिजिटल लिटरेसी कैंप हुआ था, तो मैं साइबर सिक्योरिटी वाला इंजीनियर हूँ, तो मेरे को यहाँ के तहसीलदार सर और SDM सर ने बुलाया था लोगों को लिटरेट करने के लिए अबाउट साइबर फ्रॉड्स। तो मेरे को वो वहाँ पे कनेक्ट हो रहा था, जैसे मैं पिक्चर देख रहा था मेरे को कनेक्ट हो रहा है कि शिवम ये तूने किया है, तू इसे यहाँ पे लिख सकता है। तो अब स्टोरी फाइनलाइज हो गई है मेरे दिमाग में स्टोरी की ऑथेंटिसिटी है, क्योंकि मैं इसे प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे स्टैंड कर सकता हूँ, क्योंकि ये मैंने रियल लाइफ में करा है। अब दूसरी चीज़, इसे लिखना कैसे है। हमें इंट्रो पे बहुत ज़्यादा नहीं जाना था। मैं सर इंट्रो, राम इज़ सो एंड सो, ही इज़ 18 ईयर्स ओल्ड, वो यहाँ काम करता है, उसके पेरेंट्स ये करते हैं, मैं बहुत सारा लिखता था, बैक प्लॉट बहुत ज़्यादा, इतना नहीं लिखना होता है। हमें डायरेक्ट अपनी स्टोरी स्टार्ट करनी थी, क्योंकि एक तो टाइम नहीं है, वो घड़ी चल पड़ेगी, अगली पिक्चर आ जाएगी, पिछली पिक्चर भूल जाएंगे, तो टाइम नहीं है। तो मैंने फिर अपने इंट्रो को एक लाइन में समेटना शुरू किया। मैंने बड़े अच्छे से सीखा कि ओके, राम इज़ ए साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर हु गॉट एन इन्विटेशन बाय SDM फॉर डिजिटल लिटरेसी कैंप। इतने में हमारा ये खत्म हो गया। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लिखा हमने, जिसे वर्बोस कहते हैं, वर्बोस बहुत ज़्यादा बच्चों को बाहर करवाता है। उसके बाद सर स्टोरी में ऑथेंटिसिटी डाल दी है, अब उसमें एक्शंस डालने कि राम ने वहाँ जाके किया क्या क्या। अब ये चीज़ क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में करी है, नहीं भी करी है, अगर इमेजिन भी की होती तो मैं क्या क्या करता वहाँ पे, तो मैं वहाँ जाके क्या क्या कर सकता था। मैं उन्हें OTPs के बारे में बताता, मैं उन्हें फिशिंग अटैक्स के बारे में बताता, मैं उन्हें DDoS अटैक्स, जितने भी अटैक्स उनके बारे में बताता, उन्हें बताता अटैकर्स होते क्या हैं, अटैक कैसे करते हैं, आप कैसे स्कैम में फंस सकते हो,
उन्हें अपना नंबर शेयर करता कि अगर आपको कोई दिक्कत आए मेरे को बताना, उन्हें शायद कोई हेल्पलाइन बताता साइबर सिक्योरिटी, मतलब आप समझ रहे हो, कुछ एफर्ट्स डालने हैं मेरे को, कुछ एक्शंस डालने हैं जो रियलिस्टिक हो और वो बंदा कुछ कर रहा है। ऐसा नहीं कि हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है वो बैठ गया है, वो गया वहां पे, उसने अपना बोला और वो वापस आ गया, नहीं। तो फिर तुम काहे के ऑफिसर, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा ना, कुछ तो करो हटके जहाँ पे। और जब तुम कंक्लूजन दो, देयर शुड बी अ पॉजिटिव कंक्लूजन। तो पॉजिटिव कंक्लूजन मेरा ऐसे हो सकता है कि विद द इनिशिएटिव ऑफ डिजिटल लिटरेसी कैंप विद इन 2 months द साइबर फ्रॉड्स इन दैट पर्टिकुलर तहसील केम टू जीरो एंड राम वॉज वेरी सेटिस्फाइड एंड अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन। तो ऐसे करके टैट स्टोरीज हम लिख सकते हैं, कॉम्पैक्ट भी है, बहुत वेट है स्टोरी में क्योंकि एक्शन डाला हुआ है, ऑथेंटिसिटी है, प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे स्टैंड कर रही है। तो ऐसे सीखा था सर मैंने टैट स्टोरी पे। इट वॉज रियली ग्रेट। काफ़ी अच्छे शब्दों में आपने बच्चों को समझाया, एंड जो भी बच्चा Yes, sir. समझेगा, इसको ध्यान से सुनेगा इस इंटरव्यू को, तो काफ़ी हद तक कनेक्ट कर पाएगा कि वो गलतियाँ कहाँ पे कर रहा है, कहाँ पे फाइंड आउट कर रहा है। एंड मैं एक चीज़ यहाँ Yes, पर sir. और ऐड करना चाहता हूँ, आपने इस चीज़ को वैसे तो बोला है बट मैं फिर भी एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि आपके पास जब कोई इमेज आती है लिखने के लिए, तो उस इमेज को सिर्फ ऐसा नहीं कि देखा और तुरंत लिखना शुरू कर दिया, नहीं। मैं Yes, sir. हमेशा कहता हूँ कि सोचना आपके पड़ता सामने है। जो भी इमेज है ना, उसको एंजॉय करो, उसकी खूबसूरती को देखो। वो इमेज आपको Yes, sir. बहुत कुछ बताएगी, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर होंगे, कई बार कुछ हिडन कैरेक्टर्स होते हैं जो आपको नहीं ध्यान रहते। आप कई बार जल्दबाजी में Yes, कि sir. यार मुझे 10 सेकंड और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे तो मैं 2 लाइनें और एक्स्ट्रा लिख सकता हूँ, ये सोच के आदमी क्या करता है, जस्ट देखा और तुरंत लिखना शुरू कर दिया। तो मैं कभी भी ये चीज़ Yes, sir. हमेशा अवॉइड करने के लिए बोलता हूँ बच्चों को कि आप कभी भी ऐसा मत Yes, करो। sir. उस इमेज को अच्छे से देखो, उसकी खूबसूरती को एंजॉय करो एंड देन लिखना शुरू करो। तो आपका माइंड अपने आप ही जो कहानी होगी उसको बनाएगा, वो अपने आप ही बताएगा कि आप Yes, इसमें sir. क्या क्या लिख सकते हो। तो कभी भी जल्दबाजी Right, नहीं sir. करनी चाहिए इसमें, क्योंकि नो डाउट जब आप 11-12 स्टोरियाँ लिख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका एक वो रियल कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं बाहर आ जाता है और आप फिर गलतियाँ करना शुरू Yes, कर sir. देते हो आफ्टर 2 और 3 स्टोरीज। बिल्कुल सही बात है। चलिए, ये तो चलो एक बात हो गई। अब इसके अलावा एक और चीज़ है, एक तो खैर काफ़ी आसान होता है जब हम लोग वर्ड एसोसिएट टेस्ट के बारे में बात करते हैं, बच्चा ठीक ठाक Yes, sir. वहाँ पे समझ जाता है। बट जब बात आती है सिचुएशन रिएक्शन जो टेस्ट होता है हमारा एसआईटी वाला, Yes, sir. वो Yes, sir. काफ़ी परेशान करता है, क्योंकि कब तक आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करोगे, कब तक आप अपने माइंड को मतलब वो कर सकते हो ना, धोखा दे सकते हो। पर कहीं तो माइंड आपको भी धोखा देगा, कहीं तो आप वो गलतियाँ करोगे। तो आपने कैसे प्रैक्टिस की एसआईटी की, Yes, तो sir. वो बताइए प्लीज़ आप। सर पहला तो डिस्क्लेमर मेरा ये है कि ये कोई भी चीज़ तुम तब तक नहीं कर सकते जब तक तुम रियल लाइफ में अच्छे नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा बैक ऑफ द माइंड तो सोच तो यही रहा है ना जो रियल लाइफ में सोचेगा। तो तुम्हें पहले तो तुम्हारी डिसीजन मेकिंग क्वालिटी रियल लाइफ में भी अच्छी होनी चाहिए, उस पर तुमने काम किया होना चाहिए। जैसे मान लो एनसीसी वालों की बहुत अच्छी रहती है, उन्होंने चीज़ें ऑर्गेनाइज की होती हैं, जॉब वालों की अच्छी रहती है, स्पोर्ट्स वालों की अच्छी रहती हैं, जो एकेडमिक्स में अच्छा है, तो वो चीज़ें होनी चाहिए। सर SRTs में 60 SRTs है एंड आई वॉज सरप्राइज जब मैं पहली बार गया था, मैं 32 SRTs करके आया था एंड आई गॉट रिकमेंडेड। तो मैंने एक चीज़ देखी कि क्वालिटी SRT में फोरमोस्ट है, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन भी जब देते हैं तो स्पेशली उनकी SRT की इंस्ट्रक्शन रहती है SSB में कि यहाँ पे हम आपको अगर आप वो बोल भी रहे थे वहाँ पे कि अगर आप 5 भी करोगे हम आपको उससे जज कर लेंगे। मतलब उनकी इंस्ट्रक्शन में अगर आप ढंग से सुनोगे तो SRTs के लिए वो ये फोकस करते हैं कि आप क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करें ना कि क्वांटिटी पे। तो SRT में मेरा पहले ये रहता था कि मैं ढंग से उसे पढूं। SRT का सोल्यूशन में कोई हफड़ा दफड़ी में एक लाइन में ना दे के आ जाऊँ। फॉर एग्जाम्पल कोई एक्सीडेंट हुआ है तो मैं ऐसे ना लिख के आ जाऊँ कि ही कॉल्ड एम्बुलेंस एंड गोट बैक टू हिज वर्क। मैं सोचता था कि रियल लाइफ में अगर किसी बंदे का एक्सीडेंट हुआ, मेरे सामने गिरा है, तो मैं क्या करूँगा, उसे फर्स्ट एड दूंगा, फर्स्ट एड में उसे कंसोल भी करूँगा, फिर उसके एम्बुलेंस आएगी तब तक वेट भी करूँगा, एम्बुलेंस आने के बाद उसे बिठाऊंगा प्रॉपर से, जो वहाँ पे होगी अथॉरिटीज़ उन्हें इन्फॉर्म करूँगा, फिर घर जाऊँगा। और ये बहुत बेसिक SRT है। तो हमें SRTs को प्रॉपर चलना है। मैं कोमा लगा लगा के लिखता था, मतलब 4 सेंटेंस है तो 4 पूरे लिखूंगा SRTs में, ऐसा नहीं। क्योंकि जिन बच्चों से मैंने बात की जो रेकमेंड हुए हैं वो भी क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देते थे SRTs में। मेरे साथ है मेरा दोस्त, अभी तो AFA में है, वो 1 जनवरी को कर गया ज्वाइन, तो ही वॉज ऑल्सो कि प्रयागराज में मैंने 26 SRTs करी, तो वो भी PR था मेरे साथ, तो हम दोनों PR। कहता भाई 26 ही हुई। आई वॉज लाइक मेरी भी 26 ही हुई। कहता दोनों नहीं होंगे सर तो मैंने कहा नहीं नहीं हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे, बस तुमने क्वालिटी से लिखा है। तो सर क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और SRTs कुछ नहीं होती, टैट ही होती हैं। टैट का एक्शन पार्ट निकाल दो, SRT में डाल दो, वैसे ही रहता है। तो क्वांटिटी तो मैंने अभी तक देखा नहीं। मैंने बच्चे देखे हैं मिनिमम 24 के साथ भी रेकमेंड होते देखे हैं, और बच्चे 55 जो कर रहे होते हैं वो रेकमेंड नहीं होते देखे हैं मैंने कभी भी।
जो मैक्सिमम देखे वो 45 या 40 to 50 के बीच वाले देखे, क्योंकि वो उसमें क्वालिटी इंसर्ट कर रहे होते, सोच रहे होते, क्रोनोलॉजिकली चल रहे होते कि मैं क्या करूंगा इस सिचुएशन में। और सर एसआरटी में एक मेन चीज़ रहती है कि एसआरटीज में भागना नहीं है। अगर आप 1 to 30 क्रोनोलॉजिकली चल रहे हैं और आपने बीच में 28 स्किप कर दी, तो इट मीन्स आप इस सिचुएशन से भाग रहे हैं, आपके दिमाग ब्लैंक हो गए सिचुएशन में। तो एसआरटी सारी की सारी अटेम्प्ट करनी है, मतलब क्रोनोलॉजिकली सारी अटेम्प्ट, हाँ सीक्वेंस बना रहना चाहिए, कुछ टूटना नहीं चाहिए। वरना सर मेरे से तो ये भी गलती हो गई थी कि 26 को 27 नंबर दे दिया, फिर आगे भी गलत चल रहा है, फिर लास्ट में 26 फिर से लिख के आ गया। लेकिन वही है सर कि आपको क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है एसआरटी में, क्वांटिटी पे नहीं करना है। बिल्कुल सही बात है। एंड इसमें एक चीज़ और भी है, मतलब जो मुझे लगता है कि हर बच्चे को पता होना चाहिए एसआईटी को लेकर, कि जब भी आप लिख रहे हो ना उस टाइम पर बस इतना ध्यान रखना कि ऊपर वाली एसआरटी जब आपने लिखी है उसमें आपने एक एक्सप्लेनेशन दे दिया, आपने एक सॉल्यूशन प्रेजेंट कर दिया अपनी तरफ से, उसके sir. बाद नीचे वाली क्या Yes. होता है कि एकदम डिफरेंट कंडीशन है, वहाँ पे आपने कुछ और लिख दिया, तो आपका करेक्टर वहीं पर पकड़ में आ जाएगा कि यार ऊपर तो आपने ये बोला, यहाँ पे ये बोला है, ये कैसे डबल कैरेक्टर, मतलब कहीं ना कहीं आप दिखावा कर रहे हो, है ना? यस सर, तो वो चीज़ हमेशा हर किसी को ये ध्यान मैं रखनी भी चाहिए मिस कि कर जब आप गया, ये लिख रहे बहुत हो ना, इस इंपॉर्टेंट चीज़ का पॉइंट बड़ा था। ध्यान रखना हाँ जरूरी है। बिल्कुल। ये सर, ये मैं भी मिस कर गया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। या एसएसबी एग्जैक्टली। तुम्हें कंफर्म करता रहता है हर जगह। तो हमेशा इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब भी आप लिख रहे हो ना, तो ऊपर वाली एसआरटी नीचे वाली और उसके नीचे वाली कहीं ना आपको इस तरीके से उलझाएगी कि सामने वाले को पता चल जाएगा अच्छा आपका करेक्टर ये है, आप यहाँ पे हमारे सामने दिखावा कर रहे हो, तो उससे यस हमेशा सर, बचना चाहिए। तो आपका मतलब एक वहां तरह नहीं से बोला फंसे जाए तो, कि आपका माइंड क्लियर होना चाहिए बहुत इन चीज़ों को लेकर कि भाई आप किस तरीके का स्टैंड वहां लेते नहीं हो। फंसे, यस सर, वहां नहीं फंसे तो वैट में फंसे होगे, वहां बिल्कुल, नहीं फंसे तो इंटरव्यू में जाके कंफर्म कर क्योंकि लेंगे। वेट में क्या होता है कि कंफर्म ही थोड़ा कर रहे बहुत हो हर आदमी, जगह कि तुमने जो, एग्जैक्टली, यस सर, यस सर, बिल्कुल, वेट में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आपके पास मौका होता है कि ज़रूरी नहीं आप पूरा सेंटेंस ही लिख रहे हो, कई बार आपने 3 शब्द लिख दिए उससे भी आपका सेंटेंस हो जाए, 4 वर्ड लिख दिए उससे भी आपकी बात बन रही है, काफ़ी हद तक वहाँ पे आप मतलब संभाल लेते हो। पर एसआरटी एक ऐसी चीज़ है यस जहाँ सर, पे 100% आपका करेक्टर निकल के बाहर आ जाता है। यस सर, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जीटीओ। अब यस सर, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जीटीओ थोड़ा सा, मुझे मतलब मुझे अपने अकॉर्डिंग लगता है कि मेरे लिए थोड़ा सा जीटीओ वाला पार्ट आसान हो जाता है, बट जीटीओ काफ़ी हद तक मुश्किल होता है, क्योंकि एक लीडरशिप क्वालिटी आपकी ग्राउंड पे पता चलती है। ठीक है, आप ग्राउंड पर कैसे हो, आप 4 लोगों के साथ मिलकर कैसा काम कर रहे हो, आप अपने ग्रुप में कैसे हो, आप ग्रुप में किस तरीके से बिहेव कर रहे हो, लोगों को कैसे लेकर चल रहे हो, तो ये बहुत मैटर करता है। आपने जीटीओ कैसे तैयार किया, आप प्लीज़ ये बताइए सबसे पहले। सर बेसिकली तो मेरी जीटीयू की कोई तैयारी नहीं थी, क्योंकि यहीं से बैठ के चले गए तो। लेकिन मैंने जीटीयू में एक चीज़ फील करी है, इसका नाम ही ग्रुप टेस्टिंग है, तो तुम बाकी सारे टास्क में इंडिविजुअल गोल्स लेके चलो, लेकिन जीटीयू का मतलब ये है कि तुमने या तो ग्रुप के साथ जीतना है या ग्रुप के साथ हारना है, ग्रुप के बिना कुछ भी नहीं करना है। तो सर बेसिक मैंने वीडियोस तो देखी थी, जैसे जीटीओ के लिए जो ग्राउंड टास्क होते हैं उनके लिए मैंने वीडियोस देखी थी, सबके लिए स्पेशली कमांड टास्क के लिए देखी थी। कमांड टास्क का तो बहुत ज़्यादा ऐसे हुआ रहता है कि कमांड टास्क में ऐसे होता है, इजी इजी दे दिया तुम्हें तो तुम रेकमेंड नहीं होगे, मुश्किल दे दिया तो तुम रेकमेंड हो जाओगे, तो वैसे रहता है। तो मैंने वीडियोस देखी थी सर उसकी, लेकिन मैंने मेनली वहीं पे जाके सीखा। लाइक मैं एएफएसबी में गया तो मैंने अभी तक ग्राउंड ढंग से देखा नहीं था कभी, जीटीओ ग्राउंड, तो मैं वहाँ पे जाके देखा तो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे थे। लाइक सर मैं बल्ली को बुल्ली बोल रहा था, एंड मुझे जीटीओ सर ने करेक्ट किया कि जेंटलमैन इट इज़ नॉट बुली इट इज़ बल्ली। आई सेड सॉरी सर। तो सर वो स्ट्रक्चर बना रहे, और मुझे बेसिक आइडिया था कि स्ट्रक्चर बनाना है और आगे जाना है, बट मैं थोड़ा ये मिस कर गया कि उस पर चढ़ के जाना है। तो सर ने बोला कि मैंने स्ट्रक्चर थोड़ा आइडिया दिया है, क्योंकि 1-2 बार तो मेरे को पता नहीं लगा। पहले वो लेवल्स होते हैं ना, यहाँ से लाइन ए से बी में जाना है, फिर बी से सी में जाना है, तो मैं ए टू बी सब बच्चों को देखा कि वो कैसे कर रहे हैं, थोड़ा ऑब्जर्व किया, क्योंकि ढंग से तो खुद करके आए नहीं है। बी टू सी भी ऑब्जर्व किया, लास्ट वाले में आइडिया दिया तो मेरे को जीटीओ सर कहते ठीक है जाओ, एंड इट वॉज वेरी रिस्की, फट्टा ऐसे हिल रहा था। मैंने कहा सर जाना है इस पे, सर कहते और मैं जाऊँगा, तो आई वॉज लाइक ठीक है सर मैं जा रहा हूँ। जीटीओ सर भी हंस रहे, तो मैं गया सर उस पर, एंड वैसे करके मतलब पूरा टाइम मेरे को ऐसे ही लगा कि जैसे मैं वहाँ पे अगर जीटीओ टास्क में कुछ आइडियाज़ नहीं भी दे पा रहा हूँ, तो एटलीस्ट आई शुड बी फर्स्ट वन टू वॉलंटियर उनकी हेल्प करने के लिए। मैं उनके साथ सहमत तो हो सकता हूँ जो आइडियाज़ दे रहे हैं, उनको ऐसे क्यों बोलना है कि भाई तुम गलत आइडिया दे रहे हो, अगर दिख भी रहा है थोड़ा इम्प्रैक्टिकल है, थोड़ा सजेशन दे के उसे इम्प्रूवाइज़ कर दो, लेकिन कोई कर रहा है तो उसे करने देना चाहिए।
बिल्कुल कोऑपरेशन रखना चाहिए वहाँ पे। और सबसे पहले बनो तुम वॉलंटियर करने के लिए। सामान उठाना है, ठीक है मैं उठाऊंगा। पार लेके जाना है, पकड़ना है कुछ, मैं पकड़ूंगा, ठीक है मैं पकड़ूंगा। तुम करो, तुमने जो करना है वैसे करना है। और जब आइडिया आ रहा है, अपना आइडिया जोर से बोल के पुट आउट करो सबके सामने। और सर जीटीओ की तैयारी मेरे हिसाब से सबसे पहले तो डॉर्मेटरीज में ही हो जाती है। बच्चे पहले कर लेते हैं कि रात को ही हो गया होता है कि तू इस कमांड टास्क में तू मेरे को बुलाना, तू मेरे को बुलाना, या फिर हम ऐसे कोऑपरेट करेंगे। और वहीं पे गड़बड़ हो जाती है। वो सामने जो बैठा है वो तो यही कर रहा है सालों से, उसे पता है कि किस रूम में क्या तैयारी हुई है। तो सर मेरा वैसा था, मैं बैठता था सभा में, लेकिन आई वाज लाइक कि जो इंस्टेंटेनियस हो गया, इम्प्रॉम्प्टू हो गया, वैसे ही करेंगे। और वहाँ पे मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगा, मेरे को खुद कुछ आता नहीं है। नेक्स्ट डे मैं सर थोड़ा सीख जाता था तो बच्चे बोलते थे भाई को सारा आता है, भाई ऐसे बोलते हैं कि आता नहीं है कुछ भी। तो सर मैं लेकिन सर जीटीओ का प्रॉपर वही है, कोऑपरेशन पे चलना है, वॉलंटियर करो और अपने आसपास लोगों की फिक्र करो। जैसे वो स्नेक रेस रहती है, तो दीवार चढ़ने में कुछ होते हैं जो जैसे जिनका वेट थोड़ा ज़्यादा है, तो यू कैन हेल्प देम आउट ना। ये तो फिजिकल है, तो तुम ऐसे खड़े हो जाओ। मैं तो ऐसे लगाया था तरीका कि ठीक है तुम उनकी हेल्प कर दो ना, वो सबसे बेस्ट वे है। तुम मोटिवेट रखो अपने ग्रुप को, तुम अपने ग्रुप में वॉलंटियर करो सबसे आगे जाके। और हाँ, टेक्निकलिटीज़ तो तुम्हें आनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा देख के सीख जाओगे तुम कि फट्टा कैसे लगाना है। वो बहुत बड़ा टास्क नहीं है, कोई भी मतलब एक राइट रीजनिंग के साथ वो टास्क सारे कर लेगा। पर उन टास्क में तुम रिफ्लेक्ट क्या कर रहे हो, रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तुम कोऑपरेशन दिखा रहे हो नहीं दिखा रहे हो, कि तुम खुद ही कर रहे हो सब कुछ, मैं ही कर लूँगा, मैं ही रस्सी बांधूंगा, तो वैसे भी नहीं होगा। तुम्हें दिखाने का मौका कमांड टास्क में मिलेगा, फिर वहाँ पे तुम आंखों से दूसरे को पूछ रहे होते हो कि बताओ भाई अब क्या करो, तो फिर सर वहाँ गड़बड़ हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। एंड एज अ यस सर। ऑफिसर कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूरी भी है कि जब आप अपनी एक ग्रुप के साथ हो, अपने सेक्शन के साथ हो या अपनी प्लाटून के साथ होते हो, तो आपको भी यस पता है सर। कि आप कहीं ऑपरेशन में जा रहे हो तो मिनिमम रिसोर्सेज के साथ आपको सारे टास्क करने होते हैं। एंड कहीं ना कहीं यस बल्ली सर। फट्टा रस्सी आपको वही मिनिमम रिसोर्सेज हैं जिनके साथ आपको पूरे के पूरे यस ग्रुप सर। टास्क करने होते हैं। तो अगर आपके माइंड में ये यस सर। है तो आप बिल्कुल सारी चीज़ें सही करोगे। एंड नो डाउट इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़रूरी हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हो तो यस काफ़ी सर। हद तक चीज़ें आप सही कर जाओगे, क्योंकि कहाँ हेल्प हो पैर जाती रखना है। है, यस सर। कहाँ नहीं रखना है, किस चीज़ को कैसे फॉलो करना है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। बिल्कुल सही बात है। यस सर। एक चीज़ और भी है, मतलब जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आप सारी स्टेजेस क्लियर कर गए, आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने पहुँचे, इंटरव्यू बोर्ड आपके सामने था, तो यस सर। इंटरव्यू कई लोगों का बहुत अच्छा होता है, कई लोगों को डर लगता है कि यार ऐसा कैसे हो गया, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रिकी पूछ लिया, ठीक है मुझे जानबूझ के प्रेशराइज कर रहे थे किसी चीज़ के लिए, तो इंटरव्यू में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, कोई ऐसा क्वेश्चन आपके से पूछा था इंटरव्यू बोर्ड ने? ये सर क्वेश्चंस तो बहुत सारे ट्रिकी रहते हैं ना। जैसे मैं गया था तो एयरफोर्स वाले का इंटरव्यू मेरा बहुत लंबा गया था, लाइक इट वाज टू मच लॉन्ग, 1 hour 28 minutes कुछ ऐसा गया था। जब मैंने घड़ी बाहर आके देखी, बहुत ज़्यादा लंबा इंटरव्यू था। एंड इन आर्मी वन जब पीआर बन के गया था तब बहुत छोटा गया था, 30 minutes, 25-30 minutes का। तो जब एयरफोर्स वाले के लिए वेटिंग टाइम भी बहुत ज़्यादा, 8 बजे की मेरी रिपोर्टिंग रखी है, 10 बजे इंटरव्यू स्टार्ट किया उन्होंने, तो 2 घंटे में वेटिंग रूम में बैठा रहा, फिर 1.5 घंटा इंटरव्यू में ले गए। तो सर शुरू में तो इंटरव्यू का फ्लो मतलब बहुत अच्छा गया, जैसे अभी मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, मेरा इंटरव्यू इससे भी ज़्यादा इंटरेक्टिव था। मतलब सामने वाले सर हंस रहे थे और मैं भी हंस रहा, वो ग्रुप कैप्टन सर थे प्रॉपर हंस रहे, मैं भी बहुत ज़्यादा हंस रहा था। हम इंटरव्यू में अच्छे से गप्पे मार रहे थे। एंड मैंने वही देखा था इंटरव्यू की, एक चीज़ रियलाइज़ करी थी कि जो भी बोलना है ऑनेस्टली बोल दो, क्योंकि झूठ बोलूंगा तो मैं कंफर्म करते करते कहीं खुद ही पकड़ा जाऊंगा। तो मैं सारी चीज़ों में जो वीकनेस थी सर के सामने रख दे रहा था, सर ऐसे ऐसे है मेरी वीकनेस, लेकिन मैं ऐसे ऐसे काम भी कर चुका हूँ इस चीज़ पे। तो एक दो क्वेश्चंस आए थे जहाँ पे मैं फंसा था। जैसे एक क्वेश्चन था कि टेक्निकल वालों के लिए तो यही रहता है कि कॉर्पोरेट छोड़ के यहाँ क्यों आ रहे हो। तो वहाँ पे वो क्वेश्चन एक तरह से बहुत ज़्यादा फिशी सा है कि तुम अगर सही सा जवाब नहीं दोगे तो ये दिख जाएगा कि अच्छा ठीक है, भीड़ भर रही थी एसएससी टेक का फॉर्म, तुमने भी भर दिया, अब तुम यहाँ पे लैंड हो गए और स्क्रीन इन भी हो गए और इसलिए तुम यहाँ पे बैठे हुए हो। तो एक बड़ा राइट रीज़न देना पड़ता है। या फिर सर मेरे से बोलते कि हाँ, सर ने मेरे से एक चीज़ पूछी थी कि अगर मैं तुम्हें ऑफिसर बना दूँ, टेल मी वीकनेस जिसकी वजह से तू काम ही नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे तो ये मेरे पे ही गुगली मार दी सर ने कि मैं बोलूँ सर को कि सर मैं तो इसीलिए अच्छा नहीं हूँ, मेरे को ऑफिसर मत बनाओ। तो मैं वहाँ पे भी सर को बोला कि सर अगर पुराना वाला शिवम होता तो शायद ये सारे रीजंस होते, बट अभी जो मैं हूँ आई विल वर्क ऑन एवरीथिंग। जैसे वहाँ जाके कुछ नई चीज़ें होंगी जब मैं ऑफिसर बनूंगा, हो सकता है मैं वहाँ पे टाइम मैनेज ना कर पाऊँ, हो सकता है कि रगड़ा बहुत ज़्यादा हो, बट सर मेरे को इतना पता है कि
आज के टाइम पे मेरे अंदर विल पावर बहुत ज़्यादा है और अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो मैं सीख जाऊँगा चीज़ें, जल्दी जल्दी सीख जाऊँगा। ये सारे क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी रहे थे। और बाकी तो सर एक क्वेश्चन था सर, जैसे मैं सैनिक स्कूल से हूँ, सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा से, तो मैंने सैनिक स्कूल 9th क्लास में छोड़ दिया था। और ये मेरे लिए बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था कि सर ने कहा कि तुमने सैनिक स्कूल छोड़ दिया है तो हाउ कैन आई बिलीव कि तू आर्मी एयरफोर्स नहीं छोड़ेगा। तो मैंने कहा सर मैं उस टाइम पे जब सैनिक स्कूल में गया था मेरे अंदर कोई भी जिज्ञासा नहीं थी आर्मी में आने के लिए या फिर एयरफोर्स में आने के लिए। इट वॉज जस्ट लाइक कि फॉर्म निकले किसी हॉस्टल के, वहाँ पे बहुत खेलने को मिलता है उस बोर्डिंग स्कूल में, खेलो जाके वहाँ पे अच्छे से रहो, पेरेंट्स का भी ज़्यादा सुपरविजन चाहिए नहीं होता है। मेरे को फ्रीडम बहुत प्यारी थी, इसलिए सर मैं सैनिक स्कूल में चला गया। पर जब मैं अंदर गया मैंने रियलाइज़ किया कि मैं एकेडमिकली थोड़ा पुअर हो रहा हूँ और मैं सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए सर मैं वहाँ से बाहर आ गया था। और फैमिली इशू था क्योंकि मेरी सिस्टर जो सर वो हैंडीकैप है, वो परमानेंट डिसेबल्ड है, तो मेरे मदर को जॉब करनी थी, फाइनेंसेस वगैरह सब संभालने के लिए और फादर के साथ, तो इसीलिए मुझे सिस्टर की टेक केयर करनी पड़ रही थी। तो मैंने सर को सारा समझाया। तो वही एक क्वेश्चन था जो मेरे को लगता है मेरे लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल भी था, बट मैंने जैसे कहा कि मैं ये सारी चीज़ें ऑलरेडी सोच के गया था। मेरे को पता है ये मेरी लाइफ में हुआ, सर की लाइफ में तो नहीं हुआ था सैनिक स्कूल छोड़ने वाला इंसिडेंट। तो मेरे को पता है कि मैं इसको तैयार करके जा सकता हूँ। मेरे को पता है कि ठीक है फैमिली इशू भी था, अपना भी इशू था, लैक ऑफ ये कॉम्पिटिटिवनेस की भावना ही नहीं थी मेरे अंदर कि मेरे को करना उस टाइम पे। अब जाके है वो, तो मैंने सर मैं कहा इम्प्रूव तो अब हुआ हूँ मैं, तो अभी के पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखना चाहिए। वो 9th वाला शिवम तो गया अब। बिल्कुल यस बिल्कुल सही बात है, जो बीत गई सो बीत गई। बिल्कुल सही बात यस है, सर। क्योंकि आप आज के टाइम पर अगर यहाँ तक पहुँचे तो बहुत सारे इंप्रूवमेंट करके पहुँचे, और ये कहीं ना कहीं ऑफिसर को भी यस पता है जो सामने आपके बैठा है। वो बस ये जानना चाहता यस है कि क्या अभी भी आपके अंदर वही बिहेवियर है या फिर कुछ चेंज आया है। एंड सीधी सी बात यस है, एसएसबी इज़ ऑनेस्टी भी नॉट था। अबाउट द रिजेक्शन, एसएसबी इज़ ऑल यस अबाउट द सर। सिलेक्शन। हम आपको सेलेक्ट क्यों करें, आपके अंदर क्या यस सर। काबिलियत है कि हम आपको रख लें। तो वो एक बहुत यस ज़रूरी सर। बात है। वेल ये तो पूरी जर्नी थी सारी की सारी। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हर बच्चे को जानना है कि सर इस पूरी जर्नी में बहुत सारे फेलियर्स आते हैं, हम उनसे ओवरकम कैसे करें सर। इन केस फॉर एग्जांपल जैसे आपके साथ भी हो सकता था, या आपसे ही आपके जो आपके इंटरव्यूअर थे उन्होंने पूछा कि अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या क्या करते आप। तो यस सर। सेम बहुत यस सारे सर। स्टूडेंट्स होते हैं जिनका क्वेश्चन कहीं ना कहीं होगा, आपसे भी होगा कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आप क्या करते। और अगर आप उनको सजेशन देना चाहोगे कि इस पूरी जर्नी में इतने सारे फेलियर्स आए, आपने उन फेलियर से ओवरकम कैसे किया, कैसे फाइट बैक किया आपने। सर उस टाइम पे तो अगर मैं बोलूँ कि कैसे, मेरा जब सेकंड स्क्रीन आउट हुआ था, मेरा फर्स्ट स्क्रीन आउट और सेकंड स्क्रीन आउट में 4 साल का फ़र्क था, 2020 एंड 2024। तो 24 में मुझे लगा था आई एम रेडी दिस टाइम, अभी मैं जाऊंगा और वो तो बाहें खोल के बैठे होंगे कि इसको रेकमेंड करो। बट मैं स्क्रीन आउट हो गया वहाँ पे जाके, एंड जलंधर में। तो उस पॉइंट पे मैं बहुत ज़्यादा ऐसे हो गया कि अभी मैंने अपनी डिसिप्लिन पे, अपनी सारी माइन्यूट गलतियों पे, कम्युनिकेशन पे, हर चीज़ पे काम किया, बट मैं फिर भी स्क्रीन आउट हो गया। हालांकि वही रीज़न था कि मैं स्टैंड आउट नहीं कर पाया फर्स्ट डे पे, ओआईआर की प्रैक्टिस नहीं की थी। बट फेलियर तो फेलियर होता है। उसके बाद एनडीए रिटर्न नहीं निकल रहा था, एफकैट का भी पहला रिटर्न नहीं निकला, तो बहुत सारे फेलियर्स कंसेक्टिवली चल रहे थे। बट यहाँ पे सर एक चीज़ थी, मेरे को एक तो स्पोर्ट्स ने बहुत अच्छा काम दिलाया, क्योंकि सर 2 साल में मैं स्पोर्ट्स में इतनी बार फेल हो चुका था कि अब फेलियर मेरे लिए ऐसे हो गया था यूज टू, आई वॉज यूज टू थ्रैशिंग सो मच। तो एक चीज़ तो मेरे को समझ आ रही थी कि अगर नहीं होगा तो मैं ऐसे बैठा रहूँगा तब भी कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे को फिर से अटैम्प्ट तो देना ही है, ट्राई तो करना ही है मेरे को। तो उस चीज़ को मैं खुश होकर करता रहता हूँ कि अगर वो मेरे को, अगर मैं सूटेबल होऊंगा वो मेरे को ले लेंगे, नहीं सूटेबल होऊंगा तो आर्मी बच जाएगी एक गंदे ऑफिसर के आने के वजह से। तो मेरा वैसे था कि अगर मैं अच्छा ऑफिसर बनूंगा, मैं अपनी तरफ से मैं पूरा एफर्ट मारता रहूंगा। मैं थोड़ा सा भगवद गीता की फिलोसफी पे भी काफ़ी चलता हूँ, कर्मणे वादी का रस्ते माँ फलेशु कदाचन वाली पे, कि यस कि कर्म हमारे हाथ में है, डेस्टिनी जहाँ ले जाए वो तो उनके हाथ में है। तो मेरा ये था कि सर ऑप्शंस मैं अपने लिए अवेलेबल रखूंगा। मैं एसएससी के एग्जाम्स भी दे रहा था, जैसे मैंने आपको बताया सीपीओ का इंस्पेक्टर के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए सिलेक्शन हो रखा है। मैं अपने लिए ऑप्शंस रख रहा था, मैं स्पोर्ट्स भी कर रहा था, और उसके साथ साथ मेरा जो प्रायोरिटी थी उस पर मैं मेहनत करना नहीं छोड़ रहा था। क्योंकि सर
चांस तो था कि मैं शायद बाहर हो जाऊं, मैं उसके बाद भी स्क्रीन आउट हुआ, मैं तीसरी बार भी स्क्रीन आउट हुआ मैं जाके, तब भी बहुत ज़्यादा रिजेक्शन लगा। पर बात वहीं आ गई कि मैंने अपने लिए ऑप्शंस ओपन रखे थे, ताकि जब मैं एयरफोर्स वाले में फिर से गया तो तब सर मैं बहुत काम था कि ठीक है, मैं अगर यहाँ नहीं हुआ मैं ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में चला जाऊँगा, क्योंकि मेरा वहाँ पे हो जाएगा मेरी जिस हिसाब से तैयारी है। और उस वजह से वो मेरे को यहाँ भी हेल्प कर रहा था। यहाँ नहीं हुआ ठीक है, मैं स्पोर्ट्स के कोटे के थ्रू कुछ ना कुछ कर लूँगा, आई विल मेक समथिंग आउट ऑफ माई लाइफ। तो पहली चीज़, खुद से तो तुम्हें कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा, अपने अंदर विल पावर तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर तुम अपने आप को नहीं संभाल पा रहे तो ऑफिसर तो फिर आगे 300-400 लीड करने हैं, पहले जाते ही राइफल कंपनी लीड करने पड़ गई 30 बंदों की, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। तो पहले खुद को संभालना तो बहुत ज़रूरी है। तुम्हें अपने पास ऑप्शंस रखने पड़ेंगे ताकि वो तुम्हें कॉन्फिडेंट रखें। तुम्हें अपने अंदर अब बदलाव करने पड़ेंगे, थोड़ी अडेप्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, तुम्हें नई नई चीज़ें सीखते रहना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस लाना पड़ेगा फेलियर को लेकर। फेलियर है तो है, बट व्हाट कैन बी डू नेक्स्ट, अब आगे क्या, जो हो गया सो हो गया, पर अब आगे देखना है। और ऐसे करते करते सर रिकमेंडेशन डे भी आ गया, चेस्ट नंबर 8 बोल दिया उन्होंने, फिर बढ़िया हो गया। तो हो जाए तो सर बढ़िया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं सर, इट्स नेवर अ फेलियर, इट्स ऑलवेज अ लर्निंग। बिल्कुल। और ये लर्निंग कहीं ना कहीं तो काम आती है, अगर यहाँ काम नहीं आती तो शायद मे यस भी सर, प्राइवेट सेक्टर में आप कुछ अच्छा कर रहे होते। और बिल्कुल यस सर, बहुत अच्छा कर। ये चीज़ें कहीं ना कहीं काम आती हैं। आज हम मुझे भी ये लगता है कि शायद मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया तो मैं यहाँ पर हूँ और आज मैं शायद यहाँ पे बहुत कुछ अच्छा कर सकता हूँ। शायद मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे स्टूडेंट आप जो वहाँ पर हैं, एंड मैं अकेला देश सेवा कर सकता था, बट आज मैं कई लोगों को इसके लिए तैयार कर रहा हूँ, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। एंड ये यस सर, आप खुद एग्जाम्पल है फिर तो सामने। नहीं, ऐसा एग्जाम्पल तो नहीं, बट मैं हाँ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कई बार कि मतलब वैसे तो खैर बहुत पुरानी बात है, 2010-2011 की बात है जब मैं जाता था एसएसबी के लिए। यस सर, तब उतनी मतलब एक होता है एक्सपोजर या वो चीज़ें नहीं मिलती थी हम लोगों को, तब यूट्यूब भी इतना नहीं था। सारी चीज़ें मतलब बहुत जो भी चीज़ें मिलती थी वो बुकिश मिलती थी, बुक में मिल गया, किसी ने बता दिया, हम लोगों ने उसको सुन लिया, मान लिया, पता चल गया, वो ही करना होता था। तो मुझे ये चीज़ लास्ट में रियलाइज़ हुई जब मैं काफ़ी लंबे टाइम तक देख लिया कि अब नहीं हो सकता। 2011-2012 के बाद फिर मैं मेरी एज हो चुकी थी ओवर, तो फिर मैंने कहा कि अब क्या करा जाए। अब एक ही एक मतलब ऑप्शन रह गया कि एक काम करते हैं, अपन गाइड करना शुरू करते हैं, बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं। 1-2 सालों के बाद फिर मैं अपने ही एक पर्सन से मिला जो मतलब मुझे पढ़ाते थे, आज के टाइम पर वो कमांडेंट हैं। तो उन्होंने कहा तुझे पता नहीं है शायद तेरे पढ़ाए हुए कितने लोग होंगे और पता नहीं किस किस फील्ड में क्या क्या कर रहे होंगे। बोलते तू अकेला यस क्या सर, कर सकता था, सोच तेरे पीछे जितने लोग तेरे से पढ़ कर गए हैं उन्होंने कितना कुछ तैयार किया है। बोलता है ऑफिसर यस सर, बनना आसान हो सकता है पर बनाना बहुत मुश्किल होता है। एंड ये चीज़ आपने भी रियलाइज़ की होगी एज अ एसएसबी मेंटोर, जब आपने इन यस लोगों को सर, पढ़ाया होगा, उनकी गलतियों को कहीं ना कहीं फाइंड आउट किया होगा, उनसे डिफरेंट डिफरेंट टास्क करवाए होंगे, तो उनको कहीं ना कहीं जज किया होगा, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं सामने आ जाती है, तो हम लोग वो राइट चीज़ सर, बता पाते हैं, शेयर कर पाते हैं। पर एक चीज़ जो हर कोई जानना चाहता है कि जब आपका रिकमेंडेशन हो गया फाइनली, क्योंकि इतने यस सारे सर, फेलियर्स के बाद फाइनल जब रिकमेंडेशन हुआ कि बता दिया हाँ भाई चेस्ट नंबर 8 ठीक है शिवम राणा, यस सर, तो क्या यस फील सर। था, सर क्या उस किया टाइम उसके बाद, तो पेरेंट्स को फ़ोन किया, क्या किया? सर पेरेंट्स को उन्होंने फ़ोन करने नहीं दिया, हमें एक्चुअली डॉक्यूमेंटेशन में लगा दिया, तो वो फ़ोन ही नहीं दे रहे थे। बट उसका बहुत अच्छा किस्सा है, मैं आपको सुनाऊंगा वो वाला किस्सा। तो सर जब उन्होंने चेस्ट नंबर 8 बोला, आई वॉज लाइक कि सच में मेरा नाम पुकारा है, कि मतलब ऐसे हो गया ना कि चेस्ट नंबर 1, चेस्ट नंबर 8, सीधा ही उन्होंने चेस्ट नंबर 8 बोला, एंड मैं आसपास देख रहा हूँ मेरा ही बोला है, एंड एवरीवन वाज कंफर्मिंग कि सब मेरे को देख रहे हैं, तो मतलब मेरा ही बोला है। एंड आई वाज मोर फोकस्ड ऑन कि अब मैं वॉक करके कैसे जाऊँ कि बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक हो जाए, एंड आई वाज लाइक कि अब रोना है कि हंसना है वो भी समझ नहीं आ रहा है। तो सर मतलब उस पॉइंट पे इमोशंस का इतना ज़्यादा, वो इतने ज़्यादा इमोशंस इकट्ठे आ गए कि फाइनली सच में हो गया, क्योंकि सर एक तो एक्सपेक्ट नहीं किया होता, व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट देन यू गेट एवरीथिंग। तो मैं वहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किया था, मेरा वो था कि मैं अपना बड़ा अच्छा दूंगा जाके, और सच में हो गया। तो जब मैं स्टेज पे खड़ा था, आई वॉज क्राइंग, बट मेरे को याद है मेरे चेहरे पे एक स्माइल थी, और सामने मैंने बहुत अच्छे दोस्त बनाए हुए थे, दे वर लाइक राणे रो मत वरना सारा मूवमेंट खराब हो जाएगा। तो एंड एंड दे वर क्लैपिंग सो हार्ड सर, सो हार्ड। मतलब अभी मोहित का मेरे को फ़ोन आता है मेरे दोस्त का, वो कहता है मतलब इतना ज़ोर से तो मैं अपने रिकमेंडेशन पे भी ताली नहीं मारता जितना तेरे पे मारा है। तो सर उस टाइम पे तो बहुत अच्छा फील आता है। फिर पेरेंट्स को कॉल करने के लिए वो दे नहीं रहे थे, पर 2 गेजेटेड ऑफिसर्स की वो डिटेल लानी होती है डॉक्यूमेंटेशन के लिए।
तो मैंने उन्हें बोला कि सर मैं डिटेल लाना भूल गया, मेरे को फ़ोन चाहिए। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन दिया, मेरे पास डिटेल ऑलरेडी थी लिखी हुई, मैं बस पेन से एक्टिंग कर रहा था पापा से बात करके कि पापा डिटेल लिखवा देता। तो मैंने पापा को फ़ोन किया ना, आई वाज लाइक कुछ ऐसे शब्द होने चाहिए ना कि थोड़ा लगे, फील आए कि कुछ तो बोलूँ। तो मैंने पापा को कॉल किया एंड हेलो, पापा बोलते हैं हाँ जी। मैं कहा पापा शिवम बोल रहा हूँ। बोला हाँ बोलो बेटा। सो ही वाज लाइक, मैंने कहा पापा ऑफिसर का फ़ोन आता है ना पहले जय हिंद सर बोलते हैं। तो पापा वाज लाइक हो गया रिकमेंडेशन। मैं क्या हो गया रिकमेंडेशन, एंड से मैंने कॉल काट दिया। तो ऐसे रहा करके पापा को ऐसे बताया और फिर मम्मी को कॉल किया, मम्मी बन गया ऑफिसर। एंड फिर वहाँ पे भी कॉल काट दी क्योंकि सर देख रहे थे। सर कहते लिख ली गेस्टेड ऑफिसर की डिटेल। मैं कहा यस सर लिख ली सर, कोई बता था। तो वैसे रहा सर, बहुत अच्छा रहा जो भी रहा। उसके इट बाद वाज तो रियली ग्रेट। मतलब सेकंड, कहीं यस ना सर। कहीं और आपके सेकंड पेरेंट्स का भी एक रिकमेंडेशन, सपना था कि फैमिली में यस एक सर, ऑफिसर होना ज़रूरी है, एंड नो डाउट आपने वो सपना यस भी सर। पूरा किया है अपनी फैमिली के लिए। सर सपना तो उन्हीं ने पूरा किया है सर, हमें यहाँ तक पहुँचा दिया है। हम तो मतलब केवल ऐसे मोहरे हैं, क्योंकि मेरे बचपन से दादाजी ऐसे कहते हैं कि आई वर्कड विद सो मैनी ऑफिसर्स, और मेरे को पता है तू कर लेगा। तो सर कहीं ना कहीं जैसे आपने फेलियर की बात की थी, एक पॉजिटिव सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी पेरेंट्स ने ऐसे नहीं बोला कि नहीं ठीक है अब छोड़ दे, दे वर ऑलवेज लाइक ठीक है तो क्या हो गया, आगे का सोच, आगे कर, हो जाएगा तेरा। मतलब मेरे दादा तो ऐसे कहते थे तो चीफ मरेगा। तो मैं सोचता था अगर ये मेरे को जनरल बना रहे हैं तो लेफ्टिनेंट तो बन ही जाऊंगा शायद। ऑलरेडी मतलब नो डाउट फैमिली से काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है जब आप इस यस तरह सर। का कुछ सोचते हो। आपके ऑब्जेक्टिव्स बहुत मैटर करते हैं, आपने क्या सोचा है, फैमिली आपके लिए क्या सोचती है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मैटर करती हैं। एक कोई लास्ट यस मैसेज सर। अगर आप किसी बच्चे को देना को चाहो, किसी एस्पिरेंट को देना चाहो, जो आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्या देना चाहोगे आप? यस सर। यस सर, लास्ट मैसेज मेरा रहेगा ऑब्जर्वेशन। अपने आसपास और अपने अंदर जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उन्हें ऑब्जर्व करो, ढंग से ऑब्जर्व करो, और उनमें तुम क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट डाल के उन्हें प्रैक्टिकली इम्प्लाई करो, सब कुछ करो। जो आसपास हो रहा है उसे ऑब्जर्व करो, वही तुम्हारी साइकी भी अच्छी करेगी, वही तुम्हारी रियल लाइफ में भी तुम्हें अच्छा करेगा। एंड ट्राई द थिंग्स विच यू आर मोस्ट अनकंफर्टेबल अबाउट। If you are uncomfortable about running, go and start running. If you are uncomfortable about studying, go and start studying. अपने आप को उस चीज़ में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल कर लो जो चीज़ तुम्हारे लिए एक्चुअली अच्छी है और तुम्हें करनी चाहिए, और फिर उसमें ऑब्जर्वेशन लगाओ। यही एक चीज़ है एक्चुअली में। अगर तुम लाइफ में अच्छा करना शुरू कर दोगे तो तुम एसएसबी खुद ही रेकमेंड हो जाओगे। एसएसबी रिकमेंडेशन कोई बहुत हार्ड चीज़ नहीं है, सिविल सर्विसेज जैसा नहीं है कि बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। इसमें पढ़ने और करने में फ़र्क है। तो वैसे रहेगा कि यस सर, तो ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है और अनकंफर्टेबलनेस को हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी तो कूल रहो, बहुत अच्छा है, सब कुछ हो जाएंगे। इट वॉज रियली ग्रेट शिवम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारी पूरी टीम आपके साथ है। आपने जो किया है सच थैंक यू में सो बहुत मच अच्छा सर। किया है, एंड आपसे बहुत सारे बच्चे इंस्पायर होंगे। एंड मैं चाहता हूँ ये जो स्टोरी है, आपका जो एक्सपीरियंस है, हर बच्चे को वो गाइडेंस दे, हर बच्चे को वो कमियाँ बताएं जो वो शायद एसएसबी में टाल सकता है, रोक सकता है, ठीक है, ताकि वो सिलेक्शन ले सके। एंड नो डाउट आप आगे भी लोगों को और गाइड करते रहो, मेंटोर करते रहो। आफ्टर सिलेक्शन भी आपको थैंक मौका मिले तो प्लीज़ आप और भी लोगों को गाइड करो, ताकि नो डाउट हमारे देश में वैसे भी ऑफिसर्स की शॉर्टेज है, एंड ऑफिस जैसे लोग यू। यस। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जो लोगों को गाइड करें और वहाँ यस तक सर। पहुँचने में हेल्प करें। इट वॉज़ रियली ग्रेट टू टॉक विद यू यार, थैंक यू सो मच शिवम, ऑल द बेस्ट, थैंक जय यू हिंद। सो मच सर। जय हिंद सर। जय जय हिंद। हिंद।